फिर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है हमारी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन जनरल क्या होता है? ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल ठीक है, और जो मेरे पास क्या होता है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर लेगा? सब्स्टिट्यूट कर लेगा। ठीक है, और मेरे पास क्या बन जाएगा? RNU बन जाएगा। और इसी को ही बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर लेगा? सब्स्टिट्यूट कर लेगा कि ये RX को पूरा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, लेकिन जो X माइनस है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर लेगा, उसका जगह ले लेगा, और इसी को बोलते हैं अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये दो टाइप की होती है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। जो SN1 है वो 2 स्टेप की प्रोसेस होती है। कितने स्टेप की प्रोसेस होती है? 2 स्टेप की प्रोसेस होती है। अब आप लोग बोलोगे ये SN1 में तो 1 लिखा है, लेकिन वो एक स्टेप की प्रोसेस होनी चाहिए थी। 2 स्टेप की प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि SN1 के अंदर 1 का मतलब उसके स्टेप से रिलेटेड नहीं है। SN1 के अंदर 1 का मतलब है कि उसका जो ऑर्डर होता है, जो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन बोलते हैं ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसका ऑर्डर मेरे पास क्या होता है? 1 होता है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं SN1। ना कि उसके अंदर स्टेप 1 होता है, इसलिए उसको बोलते हैं SN1। इसलिए नहीं बोलते कि उसके अंदर स्टेप 1 होता है, उसके अंदर स्टेप 2 होता है। तो 2 स्टेप कौन से होते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर क्या करता है, जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो क्या होता है? अपने आप टूट जाता है R+ और X- के अंदर। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप के अंदर मेरे पास R+ बन गया। R+ क्या है? कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन क्या होता है? इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट क्या होता है? किसी भी रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट ही क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को अपन बोलते हैं स्लो स्टेप बोलते हैं। स्लो स्टेप को ही अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब बात आती है कि स्लो स्टेप को ही अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, क्लास के अंदर सर पढ़ा रहा है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहा है। तो उस क्लास का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या रहेगा कि सबसे स्लो लिखने वाला बच्चा भी जब तक ना लिख ले तब तक सर बोर्ड नहीं मिटा सकते, रब नहीं कर सकते। उसी सेम के अंदर उसी तरह, ठीक है, उसी एनालॉजी से कि यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कोई ठीक है वो स्लो स्टेप माना जाता है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट होता है वो सबसे स्लो बनता है। ठीक है, और उसी को ही जब तक वो पूरी तरीके से ना बन जाए तब तक पूरी रिएक्शन अच्छे से नहीं हो सकती, इसलिए उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को ही स्लो स्टेप अपन बोल देते हैं। स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है। ठीक है, और दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, जो R+ होता है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्ट करके RNU बना लेता है। तो ठीक है, तो ये SN1 के अंदर कितने थे? 2 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप था स्लो था। कोई भी स्टेप स्लो होता है तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है। और सेकंड स्टेप फास्ट था, यानी कि कम एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर ही मेरा ये काम हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है अपने को पता ही रहेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी लगती है, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट इसके हाईएस्ट, ठीक है, पीक तक पहुंचने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो है इसलिए इसको ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, और दूसरा स्टेप फास्ट है इसलिए इसको कम एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, और इसी को ही बोलते हैं SN1। और ये 2 स्टेप के अंदर होता है। ठीक है, और एग्जाम में जेई मेन का ना पूछ लिया था एक बार कि SN1 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ, यानी कि इसको एनर्जी को प्लॉट करो। ठीक है, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम बनाने के लिए क्या कर लेंगे, ऐसे 2 स्टेप है तो 2 स्टेप अपन ने दिखा दिया, और फर्स्ट स्टेप स्लो है इसलिए उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा दिखाया, सेकंड स्टेप फास्ट है इसलिए उसका एक्टिवेशन एनर्जी मैंने क्या बताया? कम बता दिया है। तो ये हमारा SN1 समझ गया। अब SN1 से रिलेटेड अपन OP पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि इसका ना कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट तो वो क्या है? स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसलिए उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है फर्स्ट स्टेप का, और वो क्या है? एक इंटरमीडिएट है। ये अपने को समझ आ चुका है। ठीक है, ये तो अपने को पता ही है। फिर उस बाद में देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन अपन कहाँ से लिखते हैं? केमिकल काइनेटिक्स से अपने को लिखने आता ही है। रेट लॉस है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स की पावर टू द कोएफिशिएंट। तो ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, इसके अंदर रेट लॉ कैसे लिख सकते हैं? रेट ऑफ एनी रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट की पावर। ठीक है, रिएक्टेंट RX है, RX की पावर 1, और 1 इसका ऑर्डर 1 है इसलिए इसको SN1 बोलते हैं, ना कि 2 स्टेप पे इसलिए SN1 नहीं बोलते। 2 स्टेप होता है, अगर स्टेप के प्रोसेस पे बोलते तो इसको SN2 बोल देते, लेकिन स्टेप की वजह से नेमिंग नहीं हुआ इसका। SN1 इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर इसका ऑर्डर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इसका ऑर्डर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर 1 है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? SN1 बोल देते हैं। तो यहाँ तक अपने को समझ आ चुका है।
फिर यहाँ पर देखो कि इसका जो रेट है वो डज नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफाइल, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो था फर्स्ट स्टेप था उसके अंदर कहीं भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा था क्या? फर्स्ट स्टेप के अंदर कहीं भी न्यूक्लियोफाइल आया नहीं आया। जब रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जब न्यूक्लियोफाइल नहीं आया तो इसका जो रेट है वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसके ये प्रोसेस होने के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर अपने को वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलेगा, खूंखार न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पहले स्टेप के ना RX अपने आप टूट रहा है, फिर आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है इसके। न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर कोई अटैक, यहाँ पर छीना झपटी करने की ज़रूरत है नहीं, अटैक करने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल चलेगा कौन सा प्रोसेस के अंदर? SN1 प्रोसेस के अंदर। फिर SN1 के अंदर बोला गया है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ होता है। कौन सा सॉल्वेंट होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ हो जाता है। अब पोलर क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर जो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हुए हो, उसको बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। तो वाटर हो गया, वाटर के अंदर जो H+ है वो किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव से। और अल्कोहल हो गया, अल्कोहल के अंदर किससे जुड़ा है? H+ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से। एसिड हो गया, इसके अंदर किससे जुड़ा है? H+ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मीनिंग समझ गया कि जिसके अंदर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, एलिमेंट से जुड़ा हो, उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर ही क्या होता है? SN1 मैकेनिज्म होता है मेरे पास। फिर बोला गया है अपने को कि SN1 के अंदर मेरे पास क्या होता है? इन्वर्जन होता है कि रेसिमाइजेशन होता है, वो अपने को देखना पड़ेगा। तो ऐसे कोई पूछे SN1 के अंदर क्या होता है, तो SN1 के अंदर इन्वर्जन ज़्यादा होता है रिटेंशन से। SN1 के अंदर इन्वर्जन ज़्यादा होता है रिटेंशन से। इन्वर्जन कितना? खाली 1% ज़्यादा होता है। तो कभी कभी ऑप्शन में अगर बोल दिया जाए कि इन्वर्जन ज़्यादा होता है रिटेंशन से, तो ये वाला ऑप्शन टिक मार दोगे कि हाँ इतना होता है। लेकिन कभी कभी अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों को सेम ले लेता है कि 50% इन्वर्जन होगा, 50% उल्टा होगा और 50% सेम रहेगा। और 50-50% सेम रहेगा तो दोनों क्या करेगा? कैंसिल आउट कर लेंगे, और दोनों कैंसिल आउट कर लेंगे तो ऑप्टिकल रोटेशन कंपाउंड का 0 हो जाएगा। और 0 ऑप्टिकल रोटेशन वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? अपन रेसिमिक मिक्सर बोल देते हैं। तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि रेसिमाइजेशन हो जाता है 100%। तो ऑप्शन से चलना कि अगर ऑप्शन में लिखा है कि SN1 के अंदर इन्वर्जन ज़्यादा होता है रेसिमाइजेशन के अंदर, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। और ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो अपन क्या मान लेते हैं? दोनों का 50-50% मान लेते हैं कि एक इन्वर्जन होगा, एक रेसिमाइजेशन होगा। तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। और ऑप्टिकल रोटेशन 0, और ऑप्टिकल रोटेशन 0 वाले को क्या बोलते हैं? अपन रेसिमाइजेशन बोल देते हैं। तो ऑप्शन में या तो ये रहेगा तो इसको सिलेक्ट करो, इसको प्रायोरिटी दो, अगर ये नहीं रहेगा तो मजबूरी में इसको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन के थ्रू खेलना भी अपने को समझ आ चुका है। तो ये SN1 था अपना। फिर आता है मेरे पास SN2। अब आता है SN2। SN2 को SN2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका ना 2 प्रोसेस होता है, इसलिए नहीं, उसका ना प्रोसेस तो एक ही होता है, एक ही स्टेप का प्रोसेस होता है। SN2 को SN2 इसलिए बोलते हैं, हाँ समझ गया, क्योंकि उसके अंदर जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है वो कितना होता है? 2 होता है। जो अपन रेट लॉ से लिखते हैं वो कितना होता है मेरे पास? 2 हो जाता है। तो एक स्टेप का प्रोसेस मेरे पास कैसा हो जाता है? उसके अंदर क्या होता है मेरे पास कि जो RX होता है वो NU के साथ में क्या करता है? मिला दोगे। तो SN1 के अंदर क्या था कि पहले स्टेप में RX टूटता है, फिर दूसरे स्टेप में NU मेरे पास आता है, फिर जोड़ता है। 2 स्टेप था। लेकिन यहाँ पर SN2 का ना एक ही स्टेप होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक तरफ क्या होता है? NU क्या कर रहा रहेगा? R के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन BF कर रहा रहेगा, बना रहा रहेगा। और दूसरे तरफ एक साइड से क्या हो रहा रहेगा मेरे पास? ये X के साथ में R का बॉन्ड क्या रहेगा? टूट रहा रहेगा। और एंड में चलते चलते RNU और मेरे पास X- अपने को मिल जाएगा। और ये बीच के इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। SN1 के अंदर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना था हमारा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर। यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, यहाँ पर ये खाली क्या बना? ट्रांजिशन स्टेट बना है। इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं? खाली कार्बोकैटायन हो गया या फिर कार्बोएनायन हो गया या फिर फ्री रेडिकल हो गया, इनको इंटरमीडिएट बोलते हैं। यहाँ पर लेकिन वैसा कुछ है नहीं, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और ये ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या होता है? sp2 होता है। क्या होता है मेरे पास? हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। तो अपन OP पॉइंट्स देख लेते हैं। और ये एक स्टेप का ही प्रोसेस आपने को दिख रहा है। पूरा का पूरा कौन सा स्टेप है? एक ही स्टेप है, ठीक है। तो OP पॉइंट्स अपन देखते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ये वाला, ठीक है, वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और एक केमिकल बॉन्डिंग का मेरे पास एक कंसेप्ट होता है कि जो मेरे पास ब्रिज हेड पोजीशन होता है, ठीक है। तो ब्रिज हेड पोजीशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ऐसा एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का ये जो पोजीशन होता है ना, इसको बोलते हैं अपन ब्रिज हेड। देखो ना, एक ब्रिज के जैसा है, हेड है, ठीक है, एक चौराया है, ठीक है, चारों जगह, तो इसको बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं अपन ब्रिज हेड पोजीशन। ये क्या बोलता है कंसेप्ट, क्या बोलता है अपने को कि ब्रिज हेड के ऊपर हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही रहेगा, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही रहेगा ब्रिज हेड के ऊपर। अगर हाइब्रिडाइजेशन को sp2 अगर कर दोगे ना,
ठीक है, कर दोगे ना तो ये कंपाउंड ही टूट जाएगा। ये वाला कंसेप्ट याद रखना कि ब्रिज हेड के ऊपर क्या होता है, sp3 रहेगा। तो उसका इससे रिलेटेड इसका क्या रिलेशन है, तो इससे रिलेशन ये है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट क्या है, sp2 है, तो sp2 है, लेकिन ब्रिज हेड में क्या होता है, sp3 ही होना रहता है। इसलिए जो ब्रिज हेड वाले जितने भी कंपाउंड है वो SN2 नहीं देंगे, वो SN2 नहीं देगा, क्योंकि ब्रिज हेड के अंदर अपने को क्या चाहिए, sp3 ही चाहिए। अगर sp2 बन जाएगा ब्रिज हेड वाला तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास टूट जाएगा, कंपाउंड ही टूट जाएगा। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट SN2 में क्या चाहिए, sp2 चाहिए, तो लेकिन ब्रिज हेड तो मेरा sp3 होता है, चूँकि वो sp3 होता है इसलिए वो SN2 नहीं देगा। तो वही लिखा है कि ब्रिज हेड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने को SN2 नहीं देते। तो ये समझ गया अपने को क्यों नहीं देते, क्योंकि ब्रिज हेड वाले क्या होता है, sp3 होते हैं और उसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट sp2 बनता है। फिर आता है मेरे पास कि इसका जो रेट लॉ अपन लिखते हैं वो कैसे लिख सकते हैं। ये मेरे पास पूरा एक स्टेप है, रेट ऑफ एनी रिएक्शन डाइगोनल टू प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स की पावर दिया कोएफिशिएंट, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट मेरे पास कितना है, 1 है। तो लिख दिया के RX की पावर 1 और इसकी पावर 1, 1 + 1 कितना होता है 2, इसलिए ऑर्डर कितना होगा इसका 2, ऑर्डर 2 है इसलिए इसको बोलते हैं SN2। तो ये वाला कंसेप्ट भी अपने को समझ आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन अपन कैसे देखेंगे। सबसे पहले अपने को हैलोजन के थ्रू देखना है, कितने आसानी से हैलोजन चले जाए, ठीक है। जो साइड डिफरेंस इसका जितना अच्छा रहेगा, ठीक है, वो उतना आसानी से हैलोजन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि हैलोजन तो जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल मेरे पास आ रहा है। तो जितने आसानी से मेरे पास हैलोजन चले जाएगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। ये कार्बन और आयोडीन के बीच में साइड डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, फिर फॉलोड बाई ये, फॉलोड बाई ये, फॉलोड बाई ये, ठीक है। तो साइड डिफरेंस जितना ज़्यादा उतना रेट ज़्यादा। फिर उसके बाद में देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा RX का उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल RX के पास आना चाहेगा, है ना। तो अपन स्टेरिक हिंड्रेंस से देख लेते हैं। तो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अगर मुझे डिग्री सेम मिल जाए, समझो 2 कंपाउंड है, दोनों का 2 डिग्री वाला ही है, ठीक है। अगर मुझे डिग्री सेम मिल जाए तो उसके नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करो, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन की डिग्री चेक करो, ठीक है। और वहाँ पर भी डिग्री सेम मिल जाए तो उसके नेक्स्ट वाले कार्बन की डिग्री चेक करो। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका समझा, पहले ये देखने का कि हैलोजन कौन सा है, कि अगर जितना साइड डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतनी आसानी से हैलोजन का लिविंग एबिलिटी ज़्यादा रहेगा, वो छोड़ के चले जाएगा और न्यूक्लियोफाइल उतनी आसानी से आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है मेरे पास, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा, ठीक है, RX का उतने आसानी से न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए, क्योंकि अपन क्या करते हैं, शेर के पास जाना नहीं चाहते लेकिन क्यूट पप्पी के पास जाना चाहते हैं, ठीक है। जितना छोटा रहेगा उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल उसके पास जाना चाहेगा, बड़ा रहेगा डर के भाग जाएगा, ठीक है। और थर्ड जो रूल है और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए SN2 के अंदर वो है, अगर हैलोजन के बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ठीक है कंपाउंड है, ठीक है, मेरे पास क्या है, ऐसा एक कंपाउंड है और ये मेरे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड अपने को दिख गया, ठीक है। अब ये हैलोजन है, इसका ये अल्फ़ा पोजीशन है और ये मेरे पास बीटा पोजीशन है, और इसके बीटा पोजीशन पे क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन कैसे खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन कैसे खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन कैसे खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, यहाँ पर क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा हैलोजन के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, किसी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो हैलोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। अगर यह है पार्शियल पॉजिटिव बनेगा तो कार्बन कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा। और पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्या, पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, और कोई पोलैरिटी इंड्यूस हो गई तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा आसानी से। और बॉन्ड तो अपने को तोड़ना, कितने आसानी से हाइड्रोजन जाए और इसके जगह न्यूक्लियोफाइल आए। तो अगर मेरे पास बीटा पोजीशन पे हैलोजन के बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पोलैरिटी इंड्यूस करेगा, पोलैरिटी इंड्यूस करेगा तो उतने आसानी से अपना हैलोजन टूट के चला जाएगा और उसके जगह न्यूक्लियोफाइल हमारे पास आ जाएगा। और यही तो हमें करना है, हैलोजन को हटाना है, न्यूक्लियोफाइल को लाना है, ठीक है। ये तीनों रूल अपने को दिमाग में याद रखना पड़ेगा जब भी अपन रेट ऑफ रिएक्शन फॉर क्या कंपेयर करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर क्या कंपेयर करेंगे, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। और जैसे SN1 मेरे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता था, SN2 मेरे पास किस में होगा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा। कौन से, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से हो जाते हैं वो अपन देख लेते हैं। वो होते हैं मेरे पास एसीटोन हो जाता है, ईथर हो जाता है, DMSO हो जाता है, DMSO को बोलते हैं, और डाईमिथाइल सल्फोक्साइड हो जाता है, और DMF भी हो जाता है जिसको बोलते हैं डाईमिथाइल फॉर्मेट भी बोल देते हैं।
तो एग्जाम में पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट आर यूज फॉर SN2 मैकेनिज्म। तो इनमें से कोई ऑप्शन मिलेगा उसको टिक मार लेना और सबके स्ट्रक्चर्स भी देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये अपने को समझ आ चुका है। फिर आगे देख लेते हैं, जैसे अपने पास SN1 के अंदर क्या होता था, मेरे पास इन्वर्जन 51% होता था और मेरे पास रिटेंशन 49% होता था, और अगर अप्रॉक्सीमेटली ले लिया जाए तो दोनों 50-50% हो जाता था, तो रेसिमाइजेशन हो जाता था और ऑप्टिकल रोटेशन मेरे पास 0 हो जाता था। किसके अंदर, SN1 के अंदर। तो SN2 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। SN2 के अंदर मेरे पास क्या होगा, इन्वर्जन होता है। क्या होता है, वाइडन, 100% वाइडन इन्वर्जन होता है। लेकिन उसका भी एक क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है वो अपन देखते हैं। इन्वर्जन तब भी होगा जब SN2 कायरल कार्बन पे होगा, वरना रिटेंशन होगा 100%। याद रखो, इन्वर्जन तब भी ही होगा जब SN2 कायरल कार्बन पे होगा, वरना रिटेंशन होगा, ठीक है। ये समझ गया अपने को, ठीक है। फिर आता है मेरे पास इम्पॉर्टेंट SN2 रिएक्शंस, अपन देख लेते हैं जो अपने को याद रखने हैं। इम्पॉर्टेंट कौन कौन से SN2 रिएक्शंस है। तो मेरे पास ये क्या अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड के ऊपर अपन ने डाल दिया है KCN डाल दिया और AgCN डाल दिया। KCN डाल दूंगा तो KCN मेरे पास कौन सा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है तो K+ और Cn- में टूट जाएगा। तो ये Cn- आसानी से RX को हटा के आ जाएगा और यहाँ पर RCN बन जाएगा, रसियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रसियन बन जाएगा। फिर उसके बाद में AgCN चूँकि क्या है मेरे पास कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड है तो प्लस, कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड तो प्लस माइनस में से टूट जाते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड प्लस माइनस में नहीं टूटते। तो इसलिए ये कोवलेंट है, इसलिए मेरे पास क्या बनता है, RNC बन जाता है। इसका उल्टा कर देने का, ये साइनाइड बनता है तो ये आइसोसाइनाइड बन जाता है। याद रखने के लिए, समझ गया कि KCN के अंदर मेरे पास RCN क्यों बनता है और RNC क्यों बनता है। एसेशन रीजन में आएगा कि अल्काइल हैलाइड जो है वो KCN के साथ में क्या बनाता है, साइनाइड बनाता है, लेकिन जो सिल्वर साइनाइड के साथ में क्या बनाता है, मेरे पास आइसोसाइनाइड बनाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि KCN क्या मेरे पास आयनिक कंपाउंड है और AgCN मेरे पास क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। ये उसका एसेशन रीजन हो जाएगा। फिर सेम आता है मेरे पास KNO2 और AgNO2। तो के पूछ लेगा KNO2 के साथ में क्या, KNO2 क्या हो जाएगा, मेरे पास आयनिक कंपाउंड है तो K+ और ONO के अंदर टूट जाएगा, और ये कोवलेंट कंपाउंड है तो नहीं टूट पाएगा, ठीक है। तो KNO2 के साथ में RONO बन जाएगा, ठीक है, अल्काइल नाइट्राइड बन जाएगा। ये वाला नेम याद रख लेना कि पूछ लेगा कि RONO क्या बोलते हैं, अल्काइल नाइट्राइड बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रो अल्केन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। तो पता ही रहता है और साइनेट भी पता ही रहता है, नाइट्रो अल्केन भी पता ही रहता है, लेकिन RONO क्या बोलते हैं, अल्काइल नाइट्राइड पूछ लेता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि अल्काइल नाइट्राइड बनता है KNO2 के साथ में। और AgNO2 चूँकि कोवलेंट है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, RNO2 बन जाएगा। देखो ये दोनों तो याद रहता है, लेकिन इसमें अपन भूल जाता है किसके अंदर RONO बनेगा और किसके अंदर RNO2 बनेगा। तो इसके लिए मेरे पास क्या है, ट्रिक है। ट्रिक क्या है, कोनीरोनो। कोनीरोनो का मतलब होता है नहीं रोने का, कोनीरोनो नहीं रोने का। तो कोनी मतलब KNO2, कोनीरोनो RONO। तो जब KNO2 रहेगा तो RONO बन जाएगा, और उसका अगर AgNO2 हो गया तो RNO2 बन जाएगा, बचा हुआ। समझ गए, कोनीरोनो, समझ गया, एकदम आसान था। तो वही उसका रीज़न मैंने नीचे लिखा है कि आयनिक कंपाउंड होता है और ये कोवलेंट होता है, इसलिए अलग अलग प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलते हैं। फिर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं एम्बीडेंडेंट लिगेंड। एम्बीडेंडेंट लिगेंड क्या होता है मेरे पास, कि दो डोनर साइट होना, ठीक है, दो डोनर साइट होना। फॉर एग्जाम्पल साइनाइड हो गया। साइनाइड क्या होता है, साइनाइड के पास दो डोनर साइड है, दो डोनर साइड है। कभी ये कार्बन से भी डोनेट कर सकता है और कभी यहाँ पर ये नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन एट ए टाइम एक से ही डोनेट करेगा। फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड बना रहा तो या तो ये कार्बन से ही डोनेट करेगा या तो नाइट्रोजन से ही डोनेट करेगा, दोनों से साथ में डोनेट नहीं कर सकता है। तो उसी को बोलते हैं एम्बीडेंडेंट लिगेंड, ठीक है। और सेम टू सेम NO2 देख लो, कभी ये ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है और कभी ये नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है। तो ये भी क्या हो गया, एम्बीडेंडेंट लिगेंड हो गए। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि क्या KCN और AgCN एम्बीडेंडेंट लिगेंड है, यस। क्या KNO2 और AgNO2 क्या एम्बीडेंटेड लिगेंड है, यस। क्योंकि क्या है, इनके पास दो डोनर साइट है, तो ये किसी से भी डोनेट कर सकते हैं। CN जो है वो C से भी डोनेट कर सकते हैं, N से भी, और NO2 के अंदर N से भी डोनेट कर सकते हैं और O से भी। उसको ही बोलते हैं अपन एम्बीडेंडेंट लिगेंड। क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। और यही मेन 2023 के अंदर पूछा गया था एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में। फिर हम क्या कर लेते हैं, कुछ OP पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं अपन, कुछ OP पॉइंट्स एंड OP पॉइंट्स, ठीक है। तो हमें पता करना है कि कब अपने को SN1 करना है
और कम अपने को SN2 करना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूरी नज़रें गुजार लो, ठीक है, ध्यान दे दो। तो SN1 अपने को कब करना है, जब हमारे पास रेजोनेंस स्टेबल रहेगा या फिर अपने पास 3 डिग्री RX होगा और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो अपने पास SN1 होता ही है। और 3 डिग्री RX में क्या होता है मेरे पास, फॉर एग्जांपल 3 डिग्री RX का क्या खेल है मैं बताता हूँ। ये RX है, 3 डिग्री RX का अगर मैं कार्बोकेटन बनाऊंगा तो कार्बोकेटन क्या बनेगा मेरे पास, ज़्यादा स्टेबल बनेगा। और SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, कार्बोकेटन का जो स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। इसलिए 3 डिग्री RX होगा तो उसका ना मेरे पास 9 अल्फा H रहेगा, ठीक है। इसका कार्बोकेटन में कितना अल्फा H है, यहाँ पर 3 अल्फा H है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, 9 अल्फा H है। इसलिए 3 डिग्री अल्फा H 3 डिग्री RX के अंदर भी अपन क्या करते हैं, SN1 करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसका ना कार्बोकेटन बहुत ज़्यादा स्टेबल बनता है X के रिमूवल पे, ठीक है। हेलोजन के रिमूवल पे कार्बोकेटन जो है उसके बाद 9 अल्फा H हो जाता है। और SN1 के अंदर तो कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी से ही तो देखते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन। 3 डिग्री RX हुआ तो अपन क्या करेंगे, SN1 करेंगे। और कार्बोकेटन के अंदर रेजोनेंस हुआ तब भी अपन क्या करेंगे, SN1 करेंगे। और पोलर प्रोटिक हुआ तब भी अपन क्या करेंगे, SN1 देंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है। यहाँ पर देख लो H2O वाटर, इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, ठीक है। और अल्कोहल देख लो ROH, CH3OH के अंदर क्या है, किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव टू ऑक्सीजन से जुड़ा है, ठीक है। और कब कब करते हैं अपन, जब लिविस एसिड दिया हो तब अपन क्या करते हैं, SN1 करते हैं, ठीक है। ये इतना तो समझ गया। फिर आता है मेरे पास 3 डिग्री RX, तो समझता है कि 3 डिग्री RX के अपन क्या करते हैं, SN1 करते हैं, क्योंकि अपन 9 अल्फा H हो जाता है और कार्बोकेटन को स्टेबल कर लेते हैं। इन 2 डिग्री RX जब भी होगा और हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा, SN1 के अंदर अपने को वीक न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए। क्यों कि SN1 के अंदर 2 स्टेप होते हैं ना, क्योंकि SN1 के अंदर RX जो है वो अपने आप टूट जाता है, फिर उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन SN2 के अंदर अपने को न्यूक्लियोफाइल के वो अटैक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो ना कि SN2 है, यहाँ पर अपने को न्यूक्लियोफाइल एक तरफ से अटैक करेगा और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन को लात मार के भगाएगा। लेकिन SN1 के अंदर यहाँ पर देखो तो RX से अपने आप टूट रहा है और न्यूक्लियोफाइल आराम से चिल मोड में आके जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो कि इसको लात मार के भगाना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल को, RX को, हाइड्रोजन को, ठीक है, तभी हो जाएगा। इसलिए अपने को जब 2 डिग्री RX हो और वीक न्यूक्लियोफाइल हो तब अपना क्या हो जाएगा, SN1 होगा। और जब 2 डिग्री RX हो और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, एसिड न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तब मेरे पास क्या होगा, SN2 होगा। तो ये अपने को समझ गया SN1 SN2 कब होता है, ध्यान से देख लो। SN1 कब होगा, जब मेरे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। क्यों, क्योंकि SN1 का ना क्या होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटन होता है, इसलिए रेजोनेंस स्टेबलाइज। 3 डिग्री RX क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बोकेटन के अंदर 9 अल्फा H हो जाता है। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों, क्योंकि अपने को उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। 2 डिग्री RX और जब वीक हो, वीक क्यों, क्योंकि RX पहले स्टेप में अपने आप टूट जाता है और न्यूक्लियोफाइल को किसी को लात मार के भगाने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर लुईस एसिड जब हो जाएगा तब अपने को SN1 करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में SN2 कब होता है, जब मेरे पास 1 डिग्री RX होता है। 1 डिग्री RX क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 के अंदर क्या चाहिए, अपने को कम चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, SN2 का स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए ना, ठीक है। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों, क्योंकि ये उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर 2 डिग्री RX और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों, क्योंकि उसको लाइट मार के क्या करना है, भगाना है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर SN2 के अंदर रेजोनेंस में कोई हैलोजन है तो वो SN2 नहीं देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देख लो, ये हैलोजन रेजोनेंस में लोन पेयर सिंगल डबल, और SN2 में क्या होता है, हैलोजन को हटा के कोई और ग्रुप ला के जुड़ता है। लेकिन ये हैलोजन पहले ही रेजोनेंस कर रहा है, मतलब ये हैलोजन स्टेबल है यहाँ पर। तो ये हैलोजन क्यों हटना चाहेगा, अपना क्यों। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी में कोई इंजर्ड हो जाता है तो तभी तो दूसरा उसके तरफ सब्स्टिट्यूट आता है, दूसरे प्लेयर को उसके जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। कोई इंजर्ड होता है तब। लेकिन यहाँ पर हैलोजन तो मस्ट रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये SN2 क्यों करेगा, क्योंकि जबकि वो रेजोनेंस स्टेबल है, मस्ट हट्टा कट्टा है, तो इसको कोई कौन सब्स्टिट्यूट। इसलिए जब भी रेजोनेंस में जब हैलोजन हो तब SN2 वो नहीं देगा, ठीक है। कबड्डी वाला एग्जाम्पल से याद रख लेना, ठीक है। तो अगर लोन पर रेजोनेंस में हो तो SN1 और SN2 कुछ नहीं होगा, ठीक है। SN1 और SN2 क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम सवाल करते हैं, सवाल से अपने को बहुत 2 सवाल है, 2 सवाल से अपने को सारा का सारा क्लियर हो जाएगा ये SN1 और SN2 का अपने को कैसे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल बोल दिया गया कि अपने को क्या करना है, अरे हाँ,
तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ठीक है, तो SN2 जो है, SN2 का अपने को रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर कराना है। क्या कराना है, जो SN2 है उसको अपने को रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर कराना है। और बहुत सारे अपने पास सवाल है A से लेके I तक है, ठीक है। फर्स्ट सवाल का ना ब्रोमीन दिया है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, फिर यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे पास ब्रोमीन है। तो SN2 के अंदर सबसे पहले अपन क्या देखते थे, RX से देखते थे कि किससे देखते थे अपन, रेट ऑफ रिएक्शन किससे देखते थे, हेलोजन से देखते थे कि जितना ज़्यादा साइड डिफरेंस रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो जितना साइड डिफरेंस ज़्यादा तो उतना आसानी से हेलोजन निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो वो वाला स्टेप अपने देखना पड़ेगा। फिर अपन क्या देखते हैं, स्टेरिक हिंडन देखते थे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और डिग्री सेम हो तो उसके जस्ट बगल वाले का देखते थे अपन, और वो भी सेम हो तो उसके जस्ट बगल वाले का स्टेरिक हिंडन देखते थे। फिर उसके बाद में सबसे कम किसका आता था, रेजोनेंस का, क्योंकि रेजोनेंस में कोई लोन पर रहेगा तो वो सब्स्टिट्यूट होगा ही नहीं। रेजोनेंस में मतलब स्टेबल होगा वो लोन पर, हेलोजन वाला, वो हेलोजन स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूट होना ही नहीं चाहेगा, ठीक है, क्योंकि कबड्डी में कोई इंजर्ड होता है तभी तो सब्स्टिट्यूट होता है, कोई एकदम हटा करता रहेगा सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। फिर रेजोनेंस का सबसे कम हो जाता है। फिर एक और रूल अपन देखेंगे कि अगर हेलोजन के बीटा पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाता है था। तो अपन देखा था कि बीटा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो खींचेगा और पोलैरिटी खींचेगा और वो क्या करेगा, पोलैरिटी को खींचेगा और क्या करेगा, वो पोलैरिटी को इंड्यूस करेगा। पोलैरिटी को अगर इंड्यूस करेगा तो हाइड्रोजन का आसानी से चले जाएगा और SN2 आसानी से हो जाएगा। ये तीनों रूल अपने को याद रखने कब, SN2 को कंपेयर करते वक्त। तो सबसे पहले देखते हैं अपन हेलोजन वाला कि फर्स्ट क्या ना ब्रोमीन, तो सारे ब्रोमीन वाले सबसे ज़्यादा आगे आ जाएंगे किसके, क्लोरीन से। ये सारे A से लेके H तक सारे ब्रोमीन वाले हैं, और B मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन वाला एंड में आ गया और ब्रोमीन वाले को मैंने सबको आगे कर लिया। और एकदम लास्ट में मैंने रख दिया I को लास्ट में क्यों रख दिया, क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है, लोन पैर सिंगल डबल अगर रेजोनेंस में है तो SN2 क्यों करना चाहेगा I वाला, इसलिए एकदम लास्ट में मैंने I कर दिया, क्यों ये कोई SN2 नहीं दिखाएगा, ये रेजोनेंस कर रहे हैं। और B को मैंने उससे पहले रख दिया क्योंकि वो क्लोरीन है, ठीक है। और ये ब्रोमीन वाले को मैंने सबसे आगे रख दिया। अब इन ब्रोमीन के अंदर ही अपन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ब्रोमीन वाले के अंदर। तो ब्रोमीन वाले के अंदर देख लो कि A और E देख लो, ठीक है, A और E, तो A वाला ये है और E वाला ये है मेरे पास। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से अपने को देखना है, क्योंकि अगर हेलोजन सेम है तो दूसरा देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये भी मेरे पास 1 डिग्री है, ये भी मेरे पास 1 डिग्री है, ठीक है, बाजू में। और अगर डिग्री सेम है तो उसके जस्ट बगल वाला देख लो, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, उसका बगल वाला देख लो, ये मेरे पास 3 डिग्री है और ये भी मेरे पास क्या 2 डिग्री है। तो ये 3 डिग्री ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है और एक कम स्टेरिक हिंड्रेंस से कम है, तो A का ज़्यादा होगा E से। तो ऐसे मैंने देख लिया, समझ रहे हो कि नहीं। फिर उसके बाद में F का देख लो G से, ठीक है, F और G का देख लो अच्छे से। ये F है मेरे पास और ये मेरे पास क्या G है, ये मेरे पास क्या F है और ये मेरे पास क्या है G है। F और G का अगर मैं ध्यान से देखूँ तो F के अंदर, अरे हाँ, तो F के अंदर मेरे पास क्या है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा, बीटा के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका क्या हो जाएगा मेरे पास, ज़्यादा हो जाएगा किसका, F का। तो F का ज़्यादा हो जाएगा G से। तो पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो गया, सारा अपन ने देख लिया है, ठीक है, समझा कि नहीं, कि कौन 1 डिग्री है, कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, और किसके पास क्लोरीन है, किसके पास अपने पास ब्रोमीन है। वो सब अब करके रूल्स लगाओगे तो सारा आंसर अपने को मिल जाएगा। फिर सेम है SN1 के रेट के लिए। तो SN1 के रेट के लिए अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, अपने को क्या करना रहता है, खाली कार्बोकेटाइन बना के उनका स्टेबिलिटी चेक करना रहता है। तो मैंने इसको हटाया और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाया, इसको हटाया कार्बोकेटाइन बनाया, इसको हटाया मैंने कार्बोकेटाइन बनाया, इसको हटाया मैंने कार्बोकेटाइन बनाया, इसको हटाया मैंने कार्बोकेटाइन बनाया, इसको हटाया मैंने, ये हटेगा ही नहीं। लास्ट वाला क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पर है, ये लोन पर में तो ये सब्स्टिट्यूट होना ही नहीं चाहेगा SN1 से भी। तो यहाँ पर लोन पर है तो रेजोनेंस नहीं होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या ना मेरे पास 2 अल्फा है, यहाँ पर 2 अल्फा है, यहाँ पर मेरे पास 0 अल्फा है, कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये 4 बॉन्ड पहले से बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 1 अल्फा है, यहाँ पर देखो 2 अल्फा है और यहाँ पर थोड़ा सा प्लस सा इफेक्ट भी है, ठीक है। तो सब और तो ऐसे क्या कर दो, अरेंज कर लो। और SN1 के रेट के लिए भी अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देख लें कौन सा हाइड्रोजन आसानी से लिख लेगा, ठीक है। तो ब्रोमीन आसानी से निकल जाएगा और क्लोरीन नहीं निकलेगा। तो B का कम हो जाएगा, ब्रोमीन वाले का ज़्यादा हो जाएगा, क्लोरीन वाले का कम हो जाएगा। और सबसे कम किसका हो जाएगा मेरे पास, I का, रेजोनेंस वाले का सबसे कम हो जाता है, क्योंकि कोई वो SN1 दिखाएगा ही नहीं। और ब्रोमीन वाले में आपस में कंपेयर कर लेना विद द हेल्प ऑफ अल्फा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी निकालने आ गया SN1 और SN2 के अंदर। तो मैं एक और बार स्टेबिलिटी को रिवाइज करा देता हूँ कैसे देखना है। SN2 के अंदर सबसे पहले क्या देखना, हेलोजन देखना, क्या देखना, हेलोजन देखना। जितना ज़्यादा साइज डिफरेंस रहेगा उतना अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल आयोडीन का सबसे ज़्यादा साइज डिफरेंस होता है कार्बन से, तो वो आसानी से निकल जाएगा। फिर फॉलोड बाय ब्रोमीन, फॉलोड बाय क्लोरीन, फॉलोड बाय ठीक है फ्लोरीन, ठीक है।
ये सही देख लिया अपन ने। फिर उसके बाद में अपने को SN2 के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है बाजू वाले कार्बन का, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रहा है, अगर डिग्री सेम मिल रहा है मेरे को तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री का, और हम लोग डिग्री सेम मिल रहा तो उसके जस्ट बाजू वाले का और स्टेरिक हिंड्रेंस देखो, ऐसे देखते जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मेरे पास बीटा पोजीशन का भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, पोलरिटी क्रिएट करेगा और हेलोजन आसानी से चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से आ जाएगा, तो वो और अच्छा कर लेगा स्टेबिलिटी, ठीक है। और अगर मेरे पास रेजोनेंस में अगर जो हेलोजन जो वो रेजोनेंस के अंदर है तो लीस्ट स्टेबल, तो वो सब्स्टिट्यूट होने नहीं चाहेगा, रेजोनेंस के अंदर स्टेबल रहेगा। कोई स्टेबल व्यक्ति है तो कबड्डी में बाहर क्यों जाएगा भाई, खेलेगा ना कबड्डी, तो वो सब्स्टिट्यूट होगा ही नहीं, उसको कोई सब्स्टिट्यूट करेगा ही नहीं, तो सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन उसका हो जाएगा। फिर SN1 के अंदर देख लेते हैं। SN1 के अंदर सबसे पहले अपने को क्या करना रहता है, वही RX का, कि जितना साइड डिफरेंस ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा, तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर उसके बाद में फ्लोरीन का रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने को देखना पड़ता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर कराने का अल्फा एच से, ठीक है, कि जिसका अल्फा एच ज़्यादा, ठीक है। अगर अल्फा एच सेम मिल रहा है अपने को तो प्लस आई से भी देख लो किस में प्लस आई का भी इफेक्ट लग रहा है, अल्फा एच प्लस आई भी लग रहा है किसके अंदर, वो भी देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने को देखने का रेजोनेंस, अगर जिसमें रेजोनेंस है वो तो सब्स्टिट्यूट होना ही नहीं जाएगा क्योंकि वो स्टेबल हो जाएगा, तो रेजोनेंस वाले का सबसे कम हो जाता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी अपन देख लेते हैं।